हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और बच्चों, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे आपको पता है 9th के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है 9th चैंपियंस बैच। आपको जो यहां पे दिखाई दे रहा है 9th चैंपियंस बैच। हाँ भाई, तो 10th क्लास का पहला टॉपिक आज फिजिक्स में लेकर मैं आ गया हूं। तो मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूं अंकुर शर्मा, आप लोगों को पता ही है। तो बच्चों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर की, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, इस टॉपिक के बारे में पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। यहां पे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग पहले ये देखेंगे, इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना, कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो ये सारी बातें आज हम आज के लेक्चर में करेंगे कि भाई लाइट होती क्या है, और सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमको एनसीईआरटी में हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें बताई गई हैं, हमें क्या क्या सीखना है। ठीक है ना, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, हमें लाइट का ही इंट्रोडक्शन दिया गया है कि लाइट क्या होती है। तो हम ये जानेंगे कि भाई लाइट का नेचर क्या है, लाइट के बारे में कुछ थ्योरीज की बात करेंगे कि भाई लाइट के बारे में जब लोगों ने रिसर्च किया तो उन लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को क्या क्या पता चला लाइट के नेचर के बारे में, न्यूटन से लेकर मैक्सवेल तक। ठीक है ना, और बल्कि आइंस्टाइन तक, है ना, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक हम ये सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है भाई, अब आगे का जो चैप्टर है ना, व्हाट इज लाइट में, तो हम बहुत सारी बातें कर लेंगे इंट्रोडक्शन में। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो पूरा न्यूटोनियन फिजिक्स पे बेस्ड है भाई। न्यूटन ने हमको जो सिखाया था हम उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे यहाँ पे। मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं बच्चों, यहाँ पे हम लाइट के पार्टिकल नेचर के थ्रू ही सारी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, लाइट को पार्टिकल मानते हुए ही हम लाइट का क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे, और हम क्या देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और जो इमेज बनी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर फिर हमारे पास आ जाएंगे भाई। आप लोगों को नाम तो यहाँ पे पता होने चाहिए। स्फेरिकल मिरर मतलब हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे वो किस तरीके से इमेज फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म के लिए सबसे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशंस, के भाई इनके लिए कुछ रूल सेट किए गए। साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे। इमेज को ट्रेस करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, हम यहाँ पे कुछ रूल्स की बात करेंगे। ठीक है ना भाई, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, इमेजेस के टाइप क्या होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है भाई, वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारी चीजें हम प्लेन मिरर में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप हैं, हम उनके लिए टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज करते हैं, वो सारी बातें सीखेंगे हम। कि भाई अगर आपने मिरर बनाया तो मिरर बनाने के बाद अब उसमें उसकी लेबलिंग कैसे करनी है ना, प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ है, पोल कहाँ है, फोकस कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है। ठीक है ना, लाइट रेज क्या होती है, तो रे, बीम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना भाई, देन हमारे पास क्या है आएगा, फिर हम देखेंगे भाई इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों ये। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6 केस होते हैं टोटल कॉनकेव मिरर में। तो इमेज फॉर्मेशन के केसेस हम देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे हम कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। फिर हम देखेंगे भाई यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, कि अब यहाँ पे जो इमेजेस बनी, अगर हमें न्यूमेरिकल्स दिए गए कि भाई आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, अब आप इमेज डिस्टेंस निकालो। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा वहां पे बच्चों, मिरर फॉर्मूला होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होगा, मैथमेटिकल रिलेशन होगा। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, कि भाई अगर इमेज कितनी बड़ी बनी, कितनी छोटी बनी, सेम साइज की बनी, तो हम वो नंबर ऑफ टाइम्स निकाल सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ टाइम्स बनी। अब वो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा भी हो सकता है 1 से, नंबर ऑफ टाइम्स 1 से कम भी हो सकता है, वो 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे फिर एक 2-3 मार्क क्वेश्चन आएगा, यूजुअली 1 मार्क और 2 मार्क में ज्यादा आता है, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो भाई, दो यहाँ पे मिरर बना के दे दिए। ठीक है ना,
तो ये भाई ऐसे दिखते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना के दिए गए। तो जब हम इनके एप्लीकेशन की बात करेंगे तब हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरीके से होता है। तो ये हमारा एक जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, पार्ट 1 कंप्लीट होगा यहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या आएगा भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारे चैप्टर का अगला पार्ट। पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद आएगा हमारे पास रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की प्रॉपर्टीज में चेंज आना। तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा भाई? लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, लाइट की वेवलेंथ में चेंज आएगा, और अगर लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंस की जाएगी तो हमें लाइट के पाथ में भी चेंज देखने को मिलेगा बच्चों, है ना। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों काफी सारे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई? रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमको दी जाएगी, उसके थ्रू हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसके थ्रू हमको यहाँ पे पाथ ट्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हो सकता है, आपने डायग्राम पहले भी देखा हो। तो यहाँ पे हमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बेसिस पे एक एक्टिविटी दी रहेगी। वो एक्टिविटी बच्चों बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया रहेगा, उसके बारे में कुछ कुछ हमको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? बेसिकली कि यहाँ पे जो इमरजेंट रे होगी वो क्या होगी? इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, डेविएशन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको स्कूल में एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, है ना। हम भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। देन उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों, जिसको हम कहते हैं लेंसेज। तो हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो भाई यहाँ पे तो मैं इनको इस तरीके से बना रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे यहाँ पे भाई देखो, है ना, कॉन्टैक्ट लेंस का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। तो आंखों में भी कई लोग जो यूज करते हैं स्पेक्ट्स के बदले, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं दे आर लेंस, है ना। ये भी जो स्पेक्ट्स हमने लगाए हुए हैं, है ना, ये कॉनकेव लेंस बच्चों मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो रीडिंग के लिए अगर हम कोई स्पेक्ट यूज करते हैं, है ना, मेरा तो भाई दूर की नजर का है तो ये कॉनकेव लेंस है, लेकिन रीडिंग के लिए जो लोग यूज करते हैं उन्हें कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के भी हम क्या देखेंगे भाई? इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, साइन कन्वेंशंस देखेंगे। यहाँ पे भी हमें वैसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला देखेंगे जो फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के साथ क्या करेगा? रिलेट करेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे वही टर्म्स जो हमने मिरर्स में भी देखी थी अभी, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ पे भी बच्चों सेम रहने वाला है। लेंस का काम भी क्या होगा? लेंस का काम भी होगा इमेज बनाना। तो इमेज तो या तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनवाएगा, कॉनकेव लेंस क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनवाएगा। कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करेगा? एक आखिरी केस में हमको वहां पे भी एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनेगी, उसके बारे में सीखेंगे। लेंस की पावर निकालना सीखेंगे और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सीखेंगे, है ना। यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा? ये बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा कि दो लेंस हैं, इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? अब इस कॉम्बिनेशन की नेट पावर बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें सीखनी है। तो भाई ये आपका रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया कि यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, अब हम हमारा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो भाई अब जरा इस बात पे चर्चा करेंगे कि लाइट क्या होती है। तो भाई ये हमारा कहना चाहिए कि सेंचुरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई लाइट है क्या, लाइट का नेचर क्या है, ये नेचर ऑफ लाइट आखिर है क्या। भाई लोगों ने बहुत मेहनत करी, लोगों ने बहुत जानने की कोशिश करी, लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, है ना। तो ये सवाल चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है ना। तो अगर हम बात करें न्यूटन के पहले ज़माने से भी, है ना, तो लोगों ने काफ़ी टाइम से लाइट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कई सारे फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने लाइट के बारे में कई सारी चीज़ें बोली। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आसान चीज़ देखें
है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आईज। तो लाइट को हमने क्या बोला बच्चों, लाइट को हमने बोला फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन ऑन अवर आईज या इन अवर आईज, दोनों में से आप कुछ भी चाहे लिख सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों पहले इसका, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई लाइट का नेचर क्या है। ये तो हमने वो डेफिनेशन देखी जो हमें स्कूल एग्जाम में लिख के आनी है कि लाइट वो एनर्जी है जो क्या करती है, हमारी आईज पे सेंसेशन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो अलग अलग एनर्जी हमें अलग अलग सेंसेशन करवा रही है। साउंड एनर्जी हियरिंग का सेंसेशन करवाया था साउंड ने, और लाइट एनर्जी ने विजन का सेंसेशन करवाया है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पहले लाइट का नेचर क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर डिवाइड किया जाए तो आगे चल के हमको पता चलेगा कि भाई मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ। यहाँ पे आगे चल के क्या बोला गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक है। तो लाइट हैज़ डुअल नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे बता दें कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हुए दिखेगी और वेव की तरह भी बिहेव करते हुए दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इन विच यू आर ऑब्जर्विंग द लाइट, ठीक है ना। तो अलग अलग सर्कमस्टांस में हम लाइट को पार्टिकल के थ्रू भी वो फेनोमेना जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ फेनोमेना के लिए हमें लाइट को वेव ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखें कि कुछ लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन उनका काफी ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कुछ हमारे पास साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे, न्यूटन, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं भाई, हमारे पास है क्रिश्चियन हाइजन, क्रिश्चियन हाइजन। देन हमारे पास है भाई थॉमस यंग, थॉमस यंग। एंड देन हमारे पास है भाई मैक्सवेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लाइट के नेचर के बारे में ब्रीफ करूं। भाई हुआ क्या था, न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी थी भाई, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दी थी, जिसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहा जाता है ना। कि न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट इज बंडल ऑफ एनर्जी, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको न्यूटन ने नाम दिया था कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी। तो भाई बहुत सारी एनर्जी है इनके पास। आगे चल के आइंस्टाइन ने इनको फोटॉन्स बोल दिया था, न्यूटन ने इनको क्या बोला था, कॉर्पसल्स बोला था कि ये कॉर्पसल्स हैं, इनके पास बहुत सारी एनर्जी है, ये बहुत स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है ना। लाइट की स्पीड न्यूटन ने कैलकुलेट करके नहीं बताई थी, लेकिन न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानते हुए, भाई न्यूटन ने काइनेमेटिक्स में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो लाइट को पार्टिकल मानते हुए न्यूटन ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, न्यूटन ने ये बेसिक फेनोमेना क्या किए, उसने प्रॉपरली प्रूफ किए। तो क्योंकि भाई न्यूटन का तो आपको पता है कि बहुत उस टाइम पे फेम हुआ करता था, तो न्यूटन की बात सभी ने मान ली। तो ऐसा हुआ कि लाइट को पार्टिकल मान लिया गया, पार्टिकल थ्योरी को सभी से एक्सेप्टेंस मिल गया। ये बेसिक लॉज क्या हुए, इस्टेब्लिश हो गए। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे पार्टिकल के थ्रू, है ना, तो ये कुछ लॉज भी इस्टेब्लिश किए गए। तो न्यूटन ने यहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। फिर क्या हुआ, लेकिन न्यूटन के ही टाइम पे एक यहाँ पे भाई पर्सन थे, क्रिश्चियन हाइजन। तो क्रिश्चियन हाइजन ने न्यूटन के भाई रहते हुए, उसी के ड्यूरेशन में ये भी थे, तो इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को लोगों के सामने लाया। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हाइजन, लाइट वॉज अ वेव। पहली बार कोई ऐसा बोल रहा था कि भाई लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। तो इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस आए उस टाइम पे, इस थ्योरी को एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया। एक बहुत बड़ा रीज़न एक्सेप्टेंस ना मिलने का बच्चों ये भी था कि जैसे लोगों ने जब पूछा कि अगर लाइट वेव है तो सन से अर्थ तक आ रही है अगर लाइट, तो बीच में कौन सा मीडियम है, और अगर लाइट अर्थ पे भी प्रोपेगेट कर रही है हर जगह, तो ये कौन सा मीडियम है। क्योंकि उस ज़माने में बच्चों ये माना जाता था कि वेव्स तो सिर्फ मैकेनिकल ही होती हैं, तो लाइट को एक मैकेनिकल वेव की तरह देखा गया क्रिश्चियन हाइजन के द्वारा भी और बाकी लोगों के द्वारा भी, ठीक है ना। तो हाइजन ने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम लोगों को सजेस्ट किया, जिसका नाम था ल्यूमिनोफेरस ईथर, है ना। ईथर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में यहाँ पे। तो एक मीडियम यहाँ पे सजेस्ट किया हाइजन ने कि मान लेते हैं कि एक ऐसा मीडियम है जो यूनिवर्स ने सिर्फ लाइट के लिए बनाया है, बाकी लोगों के लिए ये मीडियम किसी यूज़ का नहीं है। तो ये थ्योरी उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हो पाई। हालांकि हाइजन ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा, है ना, अपने तरीके से प्रूव करके दिखाया वेव मानते हुए।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसकी थ्योरी को तो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, न्यूटन की थ्योरी भाई 200-250 साल चलती रही बढ़िया, लेकिन आगे चल के भाई एक साइंटिस्ट 1900s की स्टार्टिंग्स की अगर बात करें या 1800s में लास्ट की बात करें, तो थॉमस यंग ने, वो उस टाइम पे काफ़ी यंग भी थे, है ना, ही वॉज अ पीएचडी स्टूडेंट इन हिज यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने न्यूटन की थ्योरी को चैलेंज करने के लिए हाइजन की थ्योरी को उठाया, है ना, हाइजन की वेव थ्योरी पे उन्होंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया और उन्होंने एक बड़ा ही मतलब उस टाइम पे तहलका मचा देने वाला एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, जिसका नाम था डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो डिफ्रैक्शन में उन्होंने लाइट को बेंड करके दिखाया, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, लाइट की बेंडिंग इस बात का सबूत है कि लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन जब थॉमस यंग ने प्रूफ किया अपनी लैब में, तो भाई पूरे मार्केट में एकदम सेंसेशन मच गया, है ना, सनसनी फैल गई कि थॉमस यंग ने लाइट को बेंड कर दिया। तो भाई लाइट का यहाँ पे वेव नेचर एक बार फिर से निकल के सामने आया। उस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो भी साइंटिस्ट थे, वो सभी लाइट के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में जुट गए कि लाइट का नेचर आखिर क्या है। तो बच्चों कई सारे ऐसे फिनोमेना आगे चल के प्रूफ किए गए, जैसे मैंने बताया डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के बाद आगे चल के प्रूफ हुआ इंटरफेरेंस। तो जब ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रूफ हुए, तब यहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि नहीं भाई, न्यूटन ने थोड़ा सा तो गलत बोल दिया था, लाइट तो वेव की तरह बिहेव कर रही है। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने मतलब थॉमस यंग और भी जो साइंटिस्ट थे, उन सभी ने क्या किया, उन सभी ने डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के साथ साथ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, भाई सब कुछ उन्होंने क्या किया, सब कुछ वेव थ्योरी के साथ प्रूफ कर लिया। अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां तक भी सही था, लेकिन अभी भी एक राज बना हुआ था कि ये लाइट को मीडियम कौन सा चाहिए, ये कैसी वेव है। तो वेव का जो बिहेवियर था वो समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हेल्प करी भाई मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल एक्चुअली उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर चुके थे। आप लोगों ने सुना होगा क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे आसपास जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं, हमारे टाटा स्काई में जो सिग्नल आता है, वो सारी कौन सी वेव्स है ना, रेडियो का जो सिग्नल होता है, रेडियो वेव्स जो होती हैं, ये सारी वेव्स कौन सी होती हैं बच्चों, यही सारी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो मैक्सवेल वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बना लिया था उन्होंने लैब में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे उन्होंने लाइट को टेस्ट किया, ठीक है। तो लाइट को जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह टेस्ट किया, तो लाइट उसमें पास हो गई। तो मैक्सवेल ने लोगों को यह बताया कि लाइट वेव है और लाइट का जो नेचर है, लाइट का नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहां पे एक स्टेटमेंट एस्टेब्लिश हुआ, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छी बात है भाई। तो जैसे ही आया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब लोगों ने एकदम मान लिया कि चलो भाई लाइट के ऊपर रिसर्च पूरी हुई, है ना, कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जितने भी फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सभी किसके थ्रू प्रूफ हो चुके हैं, ये सभी वेव नेचर के थ्रू प्रूफ हो चुके हैं। तो हम लाइट को वेव मान लेते हैं। तो लाइट को वेव लोगों ने मानना शुरू ही किया था। तो यहाँ पे फिर पिक्चर में आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बच्चों उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। तो आइंस्टाइन ने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे एक मेटल शीट के ऊपर हाई इंटेंसिटी या हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, तो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेंगे और एमिट आउट हो जाएंगे सरफेस से, है ना, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे उनको। तो ये होना तभी पॉसिबल है जब हम लाइट को वहाँ पे पार्टिकल नेचर माने। तो आइंस्टाइन ने वहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाया कि लाइट इज अ पार्टिकल। तो लाइट को फिर से पार्टिकल प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए कि भाई लाइट का नेचर आखिर है क्या, पार्टिकल है या वेव है। तो बच्चों ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई, पूरे जो उनका साइंटिस्ट का कम्युनिटी थी वहां पे एक बार फिर से ये डिबेट का टॉपिक बन गया कि लाइट का नेचर आखिर में है क्या, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या बोल दिया, भाई लाइट तो पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटोन, ठीक है। तो फोटोन वाला टर्म कौन लेकर आया, आइंस्टाइन लेकर आया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे भाई ये लोग सभी लोग कंफ्यूज हो गए। एंड देन फिर जब ये डिबेट चलता रहा, तो अभी फिर फाइनली फिर ऐसा फिर बोला गया आगे चल के कि भाई सिलेबस में क्या बनाया जाए बच्चों को। तो आखिर में ऐसा बोला गया कि लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। तो यहाँ पे फिर ये बोला गया आखिरी में कि लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है।
तो डुअल नेचर की बात आ गई यहाँ पे, लाइट हैज डुअल नेचर, तो लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करेगी। और अभी आप अपनी एनसीईआरटीज में अगर पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी एनसीईआरटीज आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। अब यहाँ पे किसका रेफरेंस दिया है, सीधे सीधे क्वांटम मैकेनिक्स का, कि क्वांटम थ्योरी के थ्रू या क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के थ्रू अगर हम बात करें तो लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। अब ये टर्म भी नहीं लिखा है कि लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है ना। अब सीधे सीधे क्या लिखा है, लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। तो भाई अब फिर से सस्पेंस है कि लाइट आखिर है क्या। तो पार्टिकल भी नहीं है एग्जैक्टली और वेव भी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में हम पार्टिकल थ्योरी के हेल्प से वो फेनोमेना प्रूव कर सकते हैं, और कुछ फेनोमेना हम लाइट को वेव मानते हुए जस्टिफाई कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हमको अब देखने को मिलेंगी। तो फटाफट देखते हैं भाई। तो यहाँ पे व्हाट इज लाइट, तो लाइट हैज अ डुअल नेचर। हमें फिलहाल जो बातें याद रखनी है, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच एक्ट्स लाइक अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज दैट ह्यूमन आई कैन परसीव, ठीक है। तो लाइट की तो भाई जो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है वो काफी ज्यादा बड़ा है ना। लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में वो फ्रीक्वेंसी की एक रेंज भी आती है जो हमें विजन का सेंसेशन करवाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, है ना। तो 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, है ना, नॉर्मली अगर हम बात करें, इतनी वेवलेंथ की जो रेंज वाली लाइट है वो हमें विजन का सेंसेशन करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है देख लो भाई जरा यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने येलो वाले से इसको बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे उसी के परपेंडिकुलर प्लेन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का साइमल्टेनियस वेरिएशन जो है वो यहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो लाइट को प्रोपेगेट भी करवा रहा है। लाइट की जो स्पीड है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतनी स्पीड से प्रोपेगेट भी करवा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, जो हमें मतलब काफी सारी बातें पता भी होती हैं, लेकिन हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल नेचर मानते हुए चलेंगे, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब लाइट का नेचर क्या होता है, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी को ही हम बोलेंगे रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस। सही बात है भाई। लाइट अब ना जैसे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एयर में ही चल रही है। एयर में चलते चलते लाइट का वहां पे पाथ चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन लाइट अगर एयर से वाटर में आई है ऑब्लिकली, या वाटर से एयर में जाए, तो वहां पे हमें लाइट के पाथ में भी चेंज देखने को मिलेगा, और ये रिफ्रैक्शन के कारण होगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये कौन है, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड को भाई यहाँ पे हमने फिलहाल हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स का बैरियर है ये वाली स्पीड। तो इस स्पीड के बियॉन्ड नहीं जा सकते, इस स्पीड को टच भी नहीं किया है आज तक, फोटॉन्स नहीं टच किया है बस, ठीक है। तो इट इज नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक्चुअली एयर में आने पे थोड़ी सी कम हो जाती है, हम उसको अप्रोक्सीमेट इतना ही कर लेते हैं, लेकिन so according to current theories no material particle can travel at a speed greater than the speed of light। सही बात है भाई, है ना। ये यूनिवर्स का बैरियर बन गई है स्पीड। इस स्पीड को अचीव करना तो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन अगर पॉसिबल हो भी जाए तो इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते, है ना। फिर इसके बियॉन्ड जो भी है भाई, फिर पूरा क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, तो फिलहाल हमारे सिलेबस के स्कोप से काफी ज्यादा बाहर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में अगला पॉइंट हमारे पास है, द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। सही बात है भाई। वैक्यूम में अगर लाइट है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, वैक्यूम के बाद एयर में सबसे ज्यादा है, एयर में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन एयर के बाद जैसे लाइट और ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। जैसे लाइट एयर से वाटर में चली गई तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन लाइट अगर एयर से ग्लास में जाती तो लाइट की स्पीड और ज्यादा कम हो जाती। लाइट अगर एयर से डायमंड में जाती और ज्यादा स्पीड कम हो जाती। जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उतना ही ज्यादा लाइट की स्पीड में डिक्रीज भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। लाइट शोज डिफरेंट बिहेवियर सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा। तो ये वो फेनोमेना है जो लाइट शो करती है। इसमें एक और हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, डिस्पर्जन, है ना।
तो डिस्पर्जन हमारे सिलेबस का ही पार्ट है ये तो डिस्पर्जन भी लाइट यहाँ पे शो करेगी, है ना भाई। तो ये एक लाइट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो अभी हमने देखा कि लाइट होती क्या है। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम लोग हमारा जो सिलेबस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके जो हाइपोथेसिस होते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने आज सीक्वेंस देखा उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। और बच्चों जाते जाते एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनने का ड्रीम देख रहे हैं, 9th और 10th में हैं अभी, तो बच्चों आगे चल के आप लोग यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में आप देखेंगे कि ऑनलाइन फोकस प्लस करके हमारा है कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने बड़े भैया दीदी को, आपके पहचान वालों को अभी से ही रेफर कर सकते हैं। ऑफलाइन जैसा ही माहौल एकदम ऑनलाइन में आपको मिलेगा। तो डेफिनेट सक्सेस आपके लिए लेकर आ रहा है, डेफिनेट सक्सेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस। तो ये एक यूनिक प्रोग्राम है, ये भी नीट की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है बच्चों, ठीक है ना। तो उसके यूएसपीज आपको यहाँ पे दिख ही रहे है ना, पूरा 1-to-1 मेंटरिंग होगी और एकदम ऑफलाइन जैसा ही फील आएगा आपको, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है ना, और डायरेक्टली आप फैकल्टी से आप चैट कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो इसको बेस्ट बनाते हैं मार्केट में, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।